सो हेलो लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने एआई कोर्स के पाइथन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 में स्केप सीक्वेंसेस, कमेंट्स और कॉन्स्टेंट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपना लेक्चर नंबर 5 का एक न्यू फाइल बना लेते हैं, जो कि हम लोग बनाएंगे पाइथन सीरीज़ की। इस डायरेक्टरी पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू में जा करके यहाँ पर पाइथन फाइल पे जाएंगे और पाइथन फाइल का नाम रखेंगे लेक्चर 05 और एंटर कर देंगे और ये हमारा न्यू फाइल बन चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, इस प्रोजेक्ट विंडो को हाइड कर दूँगा। कैसे कर सकते हैं, जहाँ पर ये फाइल शो हो रही है, प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा, ये हाइड हो जाएगा और फिर से जैसे मैं क्लिक करूँगा ये फिर से शो हो जाएगा। तो हम इसे अभी हाइड कर देते हैं और कंट्रोल फॉरवर्ड स्क्रॉल करके हम इस विंडो को जूम कर लेते हैं, जहाँ पर हम अपनी कोड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्केप सीक्वेंसेस से। ओके, सो स्केप सीक्वेंसेस, अभी स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं समझाऊं अगर आपको कि जैसे हमारे पास क्या होता है कि पाइथन में हमारे पास होता है एक स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड। अभी मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट F10 करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पर रन हो गया। अब मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे पास पाइथन में नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स भी अलाउड है, जो कि हम लोग स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन में हमारे पास नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स भी अलाउड है, जो कि हम स्ट्रिंग्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं। नाउ आपके माइंड में तुरंत एक क्वेश्चन स्ट्राइक किया होगा कि नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ये तो नया नया सुना होगा, जिसे पता है उसे पता है, जिसे नहीं पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा मे बी, तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा हो कि नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स अलाउड, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स क्या। तो चलिए समझते हैं कि नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स क्या है। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम लोग कीबोर्ड के थ्रू डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप मुझे @ टाइप करके दिखाओ, ठीक है, तो आप ऐड टाइप कर लोगे इस तरह से। मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे, रुकिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप ऐड इस तरह से टाइप कर लोगे। मैं कहूँगा कि आप मुझे परसेंटेज टाइप करके दिखाओ, मॉडुलस, इस तरह से आप कर लोगे। मैं आपसे कहूँगा कि आप डॉलर टाइप करके दिखाओ, इस तरह से कर लोगे। मैं आपसे कहूँगा आप एच टाइप करके दिखाओ, इस तरह से कर लोगे। मैं आपसे कहूँगा आप नंबर्स टाइप करके दिखाओ, तो आप इस तरह से कर लोगे। मैं आपसे कहूँगा अंडरस्कोर टाइप करके दिखाओ, इस तरह से कर लोगे आप। बैक्स मतलब इस तरह से ब्रैकेट्स टाइप कर लोगे। ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स जो कि हम लोग कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप कर पा रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स जिन्हें हम लोग कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप ना कर सकें। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि अगर मैं कहूं कि आप बैकस्पेस टाइप करके दिखाओ, तो आप बैकस्पेस टाइप कर सकते हो क्या? बैकस्पेस यूज कर सकते हो, टाइप नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सपोज हेलो वर्ल्ड। ओके, और मैं कहता हूँ आपसे कि आप बैकस्पेस टाइप करके दिखाओ। बैकस्पेस कैसे टाइप करूँ मैं बैकस्पेस प्रेस कर सकता हूँ, मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। मैं जैसे यूज़ करूँगा ये अपने एक प्रीवियस कैरेक्टर को इरेज कर देगा। बैकस्पेस टाइप तो नहीं मैं कर सकता। आपके माइंड में तो क्वेश्चन आ रहा हो कि बैकस्पेस में टाइप कैसे करूँ। मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे टैब टाइप करके दिखाओ, तो आप कहोगे टैब प्रेस किया, टैब टाइप नहीं हुआ, इसने 4 स्पेसेस यहाँ पर शो कर दिए, बट ये टाइप तो मैं नहीं कर पा रहा। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो कि आप टाइप नहीं कर सकते, कौन कौन से कैरेक्टर्स हो गए? जैसे यहाँ पर हमारे पास हो गया बैकस्पेस, जैसे हमारे पास हो गया टैब, जैसे हमारे पास हो गया न्यू लाइन। न्यू लाइन कहने का मतलब है जैसे हम एंटर, अगर मैं आपसे कहूँ एंटर की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये न्यू लाइन में इस तरह से चला जाता है। जैसे अभी यहाँ पर आपको शो हुआ, ये यहाँ पर टाइप नहीं हो जाता कुछ, ठीक है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो पाता, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे जो भी कैरेक्टर्स हैं जो कि टाइप नहीं होते बल्कि कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं, जैसे बैकस्पेस मैं जब प्रेस करता हूँ तो ये टाइप नहीं होता, ये क्या करता है, ये वर्क परफॉर्म करता है। और इसका वर्क क्या है कि ये पिछले प्रीवियस कैरेक्टर को इरेज कर देता है, तो ये बैकस्पेस का है। टैब क्या करता है, 4 स्पेसेस शो कर देता है, इसका ये वर्क है। तो ऐसे जो भी कैरेक्टर्स जो कुछ वर्क परफॉर्म कर रहे हो, खुद प्रिंट ना हो रहा है, खुद शो ना हो रहा है, उन्हें हम लोग नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे बैकस्पेस हो गया, टैब हो गया, कैरेज रिटर्न हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ग्राफिक और नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर सपोज कि मुझे स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट किया, ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें रिप्रेजेंट करना है 4 स्पेसेस को, मतलब मुझे टैब को रिप्रेजेंट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि अब आप कहोगे कि टैब को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, अब क्या करो 1 2 3 4 स्पेसेस आप दे दो, टैब एक तरह से रिप्रेजेंट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना मुझे यहाँ पर इसे टाइप करके कुछ रिप्रेजेंट करना है, ताकि मैं जब भी वो प्रिंट हो यहाँ पर कंसोल में, तो वो टैब वाला जो काम है, जो टैब का फंक्शन है, वो परफॉर्म कर दे। यानी कि 4 स्पेसेस यहाँ पर
दे दे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वही काम हम कर सकते हैं स्केप सीक्वेंसेस के हेल्प से। तो ये जो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स हैं इनको हम लोग स्केप सीक्वेंसेस के यूज से मतलब के रिप्रेजेंट स्केप सीक्वेंस की मदद से, स्केप सीक्वेंस के यूज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर, ठीक है। तो स्केप सीक्वेंस क्या होता है, स्केप सीक्वेंस कुछ नहीं होते, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये यूज़ होते हैं, ये खुद को प्रिंट नहीं करते। जैसे मैं अगर यहाँ पर कोई भी स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज़ करूँगा और मैं प्रिंट करूँगा तो स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा, बल्कि वो एक वर्क परफॉर्म करेगा। जैसे ये सारे कीज़ प्रेस करने पर ये प्रिंट यहाँ पर ये शो नहीं हो जाते, ये टाइप नहीं हो जाते, ये क्या कर रहे थे, ये बेसिकली कुछ वर्क परफॉर्म कर रहे थे। तो स्केप सीक्वेंस का मुझे लगता है कि पूरा मतलब समझ में आ गया। और मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ स्केप सीक्वेंस का। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो जैसे हमारे पास अब स्केप सीक्वेंस जो भी होते हैं, स्केप सीक्वेंस वो रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं बैकस्लैश से, उसके बाद एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स उसमें होते हैं, जैसे बैकस्लैश ए, बैकस्लैश बी, बैकस्लैश टी, बैकस्लैश एन, ओके, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये स्केप सीक्वेंसेस होते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे दिए। अब मैं चलता हूँ एक एक करके, हम लोग स्केप सीक्वेंसेस की लिस्ट निकालते हैं और वहाँ से एक एक करके सारे स्केप सीक्वेंसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे गूगल में, और गूगल में हम जा करके क्या करेंगे, गूगल में हमें ये चीज़ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सारे स्केप सीक्वेंसेस का लिस्ट है। मैं ये आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, बट मैं आपको समझाता हूँ कि ये यहाँ पर आप पहुँच कह सकते हो। आप सिंपल गूगल पर जाना और यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखना पाइथन डॉक्यूमेंटेशन स्केप सीक्वेंसेस, ठीक है, और एंटर कर देना। और फिर यहाँ पर आपको लेक्सिकल एनालिसिस दिख रहा होगा, जो पाइथन का न्यू वर्जन है उसका डॉक्यूमेंटेशन है, ये पाइथन docs.python.org, आप इस पर क्लिक करना और आप पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में पहुँच जाओगे। फिर आप स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पर आपको जो है स्केप सीक्वेंसेस का, ये देखिए स्केप सीक्वेंस की लिस्ट दिख गई। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं सारे स्केप सीक्वेंसेस नहीं बताने वाला, क्योंकि सारे स्केप सीक्वेंसेस हमारे जनरली यूज़ में नहीं आते हैं। मैं वही स्केप सीक्वेंसेस बताऊंगा जो कि हमारे जनरली यूज़ में आने वाले हैं। और अगर इन फ्यूचर प्रोजेक्ट जब मैं बनवाऊंगा या कोई भी चीज़ करवाऊंगा, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्केप सीक्वेंसेस जो मैं इस लेक्चर में नहीं बता रहा हूँ, अगर उनका यूज़ होगा तो मैं उस टाइम उन स्केप सीक्वेंसेस को बता दूंगा। बट जिन स्केप सीक्वेंसेस को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो मैं वहाँ पर बताऊँगा या नहीं बताऊँगा ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इनमें से स्केप सीक्वेंसेस बताऊँगा, मैं सारे स्केप सीक्वेंसेस नहीं बताने वाला, ठीक है। तो चलिए, और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं एक स्पेशल एक ये आस्की बेल का भी बताने वाला हूँ। हाँ, ये यूज़ नहीं होता, बट आपके पाइथन में इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं ऐसे ही आपको आस्की बेल का भी यूज़ बता दूंगा कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले हमारे पास स्केप सीक्वेंस में आता है बैकस्लैश न्यू लाइन, ठीक है। ये देखिए कैसे यूज़ करते हैं हम। चलिए हम यहाँ पर पाइचार्ट में आ गए। अब सपोज कि मुझे क्या करना है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, ठीक है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, बहुत बड़ा है। एक यहीं से मैं स्ट्रिंग कॉपी कर रहा हूँ, जैसे मैंने सपोज कि ये कॉपी कर लिया, मैं इसे यहाँ पर कर रहा हूँ पेस्ट। अब देखिए हो क्या रहा है, ठीक है, कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है आ चुका है। वेट, ये इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है इसके वजह से, ओके फाइन। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा सपोज कि एक लाइन में, ये एक ही लाइन सिंगल लाइन स्ट्रिंग में आ चुका है, ठीक है, और ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही प्रिंट भी होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे बार बार इस तरह से स्क्रॉल बार से मैं जा करके इधर साइड में देख रहा हूँ कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग क्या लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि रीडेबिलिटी बढ़ जाए कोड की। मैं चाहता हूँ कि ये भले ही सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही प्रिंट हो, जैसे मैं अभी अगर से प्रिंट करूँ तो ये एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही प्रिंट हो रहा है। ये आप इस तरह से यहाँ पर चेक कर सकते हो स्क्रॉल बार के माध्यम से कि पूरा क्या प्रिंट हुआ है। बट मैं चाहता हूँ कि ठीक है, ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग प्रिंट करना है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही प्रिंट हो। बट मैं कोड में अपनी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं स्क्रॉल करके जा करके राइट साइड में देख रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा यहीं पे आ जाए, शो हो जाए। तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये करने के लिए मैं यहाँ पर मेरे पास एक स्केप सीक्वेंस है अवेलेबल, जो कि है बैकस्लैश। बैकस्लैश में प्रेस करूँगा और एंटर कर दूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा विदाउट एनी एरर। अब सपोज कि मैं बैकस्लैश नहीं यूज़ करता और इसमें न्यू लाइन में ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी रीडेबिलिटी बढ़ा दूँ, ये सब का सब एक ही जगह पे आ जाए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं देखिए, अगर मैं ऐसे सिंपली करूँ कि मैं यहाँ पर एंटर कर दूँ, ठीक है, तो ऐसे तो ये पाइचार्ट हैंडल कर ले रहा है इस चीज़ को कि मैं एंटर करूँगा तो ये इस तरह से आ जाएगा और इस तरह से ये काम करना स्टार्ट कर देगा। बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस स्केप सीक्वेंस का बेसिक रोल क्या है वो समझाऊँ, इसलिए मैं इस तरह से नहीं कर रहा। मैं इसे अलग अलग स्ट्रिंग की तरह ट्रीट ना करके ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मुझे एरर मिल गया कि इन प्लेन इंग्लिश बोल, ठीक है, अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लेटर। मतलब ये जैसे आपने लाइन चेंज किया ना, इसे समझ नहीं आ रहा कि ये स्ट्रिंग कैसे ये रिप्रेजेंट करे, कैसे क्या करे, क्योंकि ये स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कहीं एंड नहीं हुआ, पहली गलती। दूसरी गलती, ये जो स्ट्रिंग है ये कहीं स्टार्ट नहीं हुई और ये यहाँ पर एंड हो गई। तो ऐसा कैसे हो रहा है भाई?
तो ये कंफ्यूज हो चुका है। तो अगर आपको इससे बचना है तो आप क्या करोगे, अब बैकस्लैश का यूज़ कर लो और सिंपली अब आप इसे एक लाइन में प्रिंट कर सकते हो। आपकी रीडेबिलिटी बढ़ जा रही है। जैसे मुझे अब इसे सपोज यहाँ से नीचे लेकर के आना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली क्या कर लूँगा, बैकस्लैश। और बैकस्लैश वहीं नहीं, मैं यहाँ बैकस्लैश लगा लूँगा, ठीक है, ये हो गया। फिर मैं अगर चाहूँ तो मैं फिर से एक बार बैकस्लैश करूँ, एंटर कर दूँ। फिर मैं चाहूँ और मुझे ये बैकस्लैश करूँ, एंटर कर दूँ। फिर मैं चाहूँ कि बैकस्लैश कर लूँ और एंटर कर दूँ। तो ये इस तरह से जैसे मैं कर लूँगा, अब मैं जैसे इसे रन करूँगा तो ये मेरा अभी भी एक ही लाइन में शो हो रहा है, पूरा का पूरा एक ही लाइन में ये प्रिंट हो रहा है। बट ये रीडेबिलिटी बढ़ चुकी है। मैं अगर इसे पढ़ना चाहूँ तो इन प्लेन इंग्लिश बोथ टाइप्स ऑफ लिटरल्स कैन बी इनक्लोज इन मैचिंग सिंगल कोट्स दे कैन ऑल्सो। ये मैं एक बार में एक जगह पर पढ़ पा रहा हूँ, मुझे स्क्रॉल करके साइड में नहीं जाना पड़ रहा है इसे पढ़ने के लिए। तो ये बैकस्लैश जो है ये इसका यूज़ है, ठीक है। ऐसे पाइचाम में मैंने आपको जैसे बताया कि पाइचाम जो है इस चीज़ को हैंडल कर लेता है विदाउट बैकस्लैश भी। अगर मैं कुछ प्रिंट करना चाहूँ ना 2 लाइन्स में, जैसे मैं शो करता हूँ, यहाँ प्रिंट किया, मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है, हेलो। अब जैसे मैं नेक्स्ट में मूव करूँगा तो ये खुद हैंडल हो गया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये खुद मैनेज कर लिया इस चीज़ को, बैकस्लैश की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट स्टिल मुझे क्योंकि आपको बैकस्लैश का यूज़ समझाना था इसलिए मुझे ये समझाना पड़ा, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, आपका पाइचाम हैंडल कर लेता है इन चीज़ों को, बट पाइचाम ही हैंडल करता है, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बैकस्लैश आपको यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप पाइचाम में ही हमेशा काम करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अभी क्या है कि डबल बैकस्लैश की बात करूँ तो डबल बैकस्लैश कुछ नहीं है। डबल बैकस्लैश एक बैकस्लैश को प्रिंट करने का तरीका है। जैसे आपको सपोज क्या कि आपको प्रिंट करना है हेलो और वर्ल्ड, ठीक है। अभी क्या होगा कि मैं प्रिंट करूँगा तो फिर से पाइचाम आईडी हैंडल कर लेगा, ठीक है, इस चीज़ को। ये होता है, इसीलिए बहुत से लोग एस्केप सीक्वेंसेस को आईडी में नहीं समझाते, नॉर्मल नोटपैड या किसी अलग तरीके की चीज़ को इस्तेमाल करके समझाते हैं। बट मैं आपको आईडी में ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रहा होगा छोटा सा वाइट कलर का, येलो कलर का लाइन। जब मैं इस पर होवर करता हूँ माउस को ले जाकर, तो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि W605 इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश W। जैसे मैंने आपको बताया कि एक एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश से स्टार्ट होता है और उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस स्ट्रिंग के बीच में यहाँ पर कोई बैकस्लैश W नाम का एक एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया है, इसलिए कंफ्यूज हो चुका है, ठीक है। अब मैंने बताया जैसा कि पाइचाम इस चीज़ को भले ही हैंडल कर लेगा और ये हेलो वर्ल्ड इस तरह से ही शो कर देता है, बट अगर किसी और पुराने आईडी की मैं बात करूँ तो वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता था। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है कि जब भी आपको एक सिंगल बैकस्लैश प्रिंट करना हो तो आप डबल बैकस्लैश का यूज़ करो। और ये डबल बैकस्लैश एक इन होल एक सिंगल एस्केप सीक्वेंस है जो कि एक सिंगल बैकस्लैश को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर हेलो और वर्ल्ड आ चुका है। अच्छा, सपोज़ कि मैं Ctrl D जैसे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर ये एक न्यू कॉपी बन करके नीचे आ जाती है, ठीक है। आप Ctrl D प्रेस करोगे तो फिर से एक कॉपी बन करके नीचे आ जाएगी। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको पाइजाम का एक शॉर्ट ट्रिक समझाया। अब सपोज मुझे 2 बैकस्लैशेस प्रिंट करने हैं सेफ्टी के साथ, कोई रिस्क नहीं लेना, इस तरह का कोई लाइन वाइन नहीं चाहिए मुझे नीचे में कि मुझे फिर बाद में प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूँगा, मैं 4 बैकस्लैशेस का यूज़ करूँगा। अगर मुझे 3 बैकस्लैश प्रिंट करना है तो मैं 6 बैकस्लैशेस का यूज़ करूँगा। मुझे जितने भी बैकस्लैशेस यूज़ करने हैं उसके डबल बैकस्लैशेस को मैं टाइप करूँगा। तो ये देखो मुझे यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से शो हो गया है। तो बैकस्लैश डबल बैकस्लैश क्या होता है, सिंगल बैकस्लैश को प्रिंट करने के लिए एक एस्केप सीक्वेंस होता है, ठीक है। सिंपल सी मैं आपको सिंपल भाषा में सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, आपको ये समझ में आ गई होगी। अब सपोज मुझे सिंगल कोट प्रिंट करना है। अब देखिए सिंगल कोट प्रिंट करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है कि मैं क्या करूँ, मैं डबल कोट के अंदर लिख लूँ इट्स रेनिंग, ठीक है, इट्स रेनिंग, मैं डबल कोट के अंदर लिख लेता हूँ और मैं इसे प्रिंट कर दूंगा तो ये बिल्कुल प्रिंट हो जा रहा है। जब भी मुझे सिंगल कोट यूज़ करना होता है तो मुझे बाहर में एक स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स यूज़ करना चाहिए। ये अगर हम करेंगे तो हम बच जाएंगे। बट सपोज़ अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे बाहर भी सिंगल कोट ही स्ट्रिंग के लिए यूज़ करना है और अंदर भी मुझे सिंगल कोट ही यूज़ करना है, तो ये मैं करते हुए अब मैं कैसे कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ तो मुझे एरर मिलने वाला है पक्का, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, ये कन्फ्यूज़ हो चुका है कि अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लेटर, मतलब ये स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है ये इसे पता ही चल रहा है। ये तो 3 आपने यूज़ कर दिया, एक बीच में भी डाल दिया। तो अगर सिंगल कोट को आपको यूज़ करना हो और साइड में भी आप सिंगल कोट्स को ही यूज़ कर रहे हो और आपको स्ट्रिंग के अंदर भी सिंगल कोट्स को यूज़ करना है, आप बैकस्लैश सिंगल कोट का यूज़ करेंगे। ये एस्केप सीक्वेंस क्या करता है, एक सिंगल कोट को प्रिंट कर देता है इस तरह से सिंपली, ठीक है। तो आपको इसका अल्टरनेटिव भी समझ में आ चुका है कि अगर मुझे विदाउट एस्केप सीक्वेंस इस काम को करना है तो मैं क्या करूँगा, बाहर डबल कोट का यूज़ कर लूँगा, ठीक है, बाहर डबल कोट का यूज़ कर लूँगा और फिर भी मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ। तो दोनों ही हो सकता है, बट मैंने आपको बताया कि एस्केप सीक्वेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके लिए मैंने आप इस चीज़ को
बताया। अब सपोज मुझे अंदर में, ठीक है, सपोज मुझे अंदर में डबल कोट्स का यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू आवर बेसिकली विदाउट स्केप सीक्वेंस अगर मुझे काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। उससे पहले मैं स्केप सीक्वेंस से समझ लेता हूँ। तो सपोज कि मैंने बाहर में भी डबल कोट्स दिया, ठीक है, और मैंने कहा हेलो हेलो, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे अंदर में भी डबल कोट्स यूज़ करना है। मैंने कहा हेलो राम, राम को मैं डबल कोट्स में प्रिंट करूँगा, ठीक है, और बाहर में मैंने डबल कोट्स का यूज़ किया सपोज स्ट्रिंग के लिए, तो ये मुझे एरर दे देगा, इनवैलिड सिंटैक्स परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। इसे ये कंफ्यूज हो चुका है, ठीक है। तो अब मुझे इसका अल्टरनेटिव क्या है कि जब भी मुझे डबल कोट से मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ और उसके अंदर में भी डबल कोट यूज़ करना है, तो मैं बैकस्लैश डबल कोट का यूज़ कर सकता हूँ। ये क्या करेगा, ये डबल कोट को प्रिंट करने के काम में आता है। और यहाँ पर देखो हेलो राम इस तरह से प्रिंट हो गया। अगर मुझे विदाउट स्केप सीक्वेंस इस काम को करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं सिंपली अगर अंदर डबल कोट यूज़ करूँगा, जैसे यहाँ मैं अगर अंदर डबल कोट यूज़ करूँगा तो मैं क्या करूँगा, बाहर में मैं सिंगल कोट यूज़ कर लूँगा, सिंपल, ओके फाइन। मैंने बाहर में सिंगल कोट यूज़ कर लिया, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने या बाहर में मैं सिंगल कोट्स यूज़ कर लूँगा, अंदर में डबल कोट्स, तो भी ये काम हो सकता है। बट मुझे स्केप सीक्वेंस समझाना था, इसलिए मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है बैकस्लैश है। ये देखिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट मैं आपको पाइथन में इंटरेस्ट बनाने के लिए इस चीज़ को बता दे रहा हूँ। देखिए बैकस्लैश ए क्या करता है, बैकस्लैश एक बेल साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पर बैकस्लैश ए, तो ये क्या करेगा, ये एक बेल साउंड प्रोड्यूस करेगा। चलिए मैं आपको इसे यूज़ करके दिखा दूँ। देखिए ये अगर मैं प्रोग्रामेटिक मैनर में इस तरह से अगर करूँ, ठीक है, कि कंसोल में मैं चाहूँ कि इस तरह से मैं सिंपली इसे प्रिंट कर लूँ और ये बेल साउंड प्रोड्यूस कर दे, तो ऐसा नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर कोई बेल साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ आ गया है, छोटा सा कुछ प्रिंट हो चुका है, ठीक है, बट ये बेल साउंड प्रोड्यूस नहीं किया। अगर मुझे इसे बेल साउंड प्रोड्यूस करना है तो हमें इसे टर्मिनल में रन करना होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर प्रोग्रामेटिक मैनर में आपको कोई भी साउंड प्रोड्यूस करवाना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक पाइथन में मॉड्यूल होता है विन साउंड करके, किसके लिए, विंडोज़ के लिए ये मॉड्यूल होता है। बट अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करने जा रहा, मैं आपसे बस डिस्कस करूँगा कि हम बेल साउंड बैकस्लैश ए स्केप सीक्वेंस से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं करूँगा यहाँ पर, देखिए आप नीचे में आपको एक टर्मिनल दिख रहा होगा, ठीक है, ये तो रन विंडो खुला हुआ है, टर्मिनल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, या Alt F12 प्रेस करोगे तो भी आपका टर्मिनल डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, या यहाँ से मैं व्यू पर जा करके टूल विंडोज़ में जा करके और यहाँ से मैं टर्मिनल को ओपन कर सकता हूँ। तो तीनों तरीका बता दिया आपको, जैसे ईजी लगे आप वैसे टर्मिनल को ओपन करो। अभी मैंने यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लिया। अब टर्मिनल में हमें अगर किसी पाइथन फाइल को रन करना होता है तो हम उसे कैसे रन कर सकते हैं, हमें लिखना होता है पाइथन, ठीक है, फिर हमें उसका नाम लिखना होता है। जैसे यहाँ पर हमारा फाइल का नाम है lecture05 डॉट विथ एक्सटेंशन, ठीक है, .py, और फिर आप यहाँ पर ध्यान से आवाज़ को सुनना, आपको यहाँ पर एक बेल साउंड सुनाई दिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम टर्मिनल में जब से रन करेंगे तो ये बैकस्लैश ए जो है ये हमारा क्या करेगा, एक बेल साउंड प्रोड्यूस कर देगा। तो मुझे आपको बेसिकली ये समझाना था। अब फिर से मैं अपने रन विंडो में जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस टर्मिनल विंडो, जैसे यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन में यहाँ पर शो हो रहा होगा, आपको यहीं पर ये रन विंडो यहाँ पर इस साइड से हो रहा है, ठीक है। अब इस पर क्लिक कर दो, आप फिर से रन विंडो में चले आए हो, ठीक है। अब मैंने आपको ये स्केप सीक्वेंस भी बता दिया। अभी चलिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास बैकस्लैश बी, जो कि एक इंपॉर्टेंट है स्केप सीक्वेंस। ये क्या करता है, सपोज प्रिंट, ठीक है, प्रिंट किया मैंने हेलो और एक बैकस्लैश बी लगा दिया, ठीक है। मैं इसको आउटपुट के थ्रू ही समझाता हूँ। अब जैसे मैंने ये प्रिंट किया तो ये देखो क्या किया, बैकस्लैश बी एक बैकस्पेस के लिए होता है, एक बैकस्लैश बी का मतलब एक बैकस्पेस। जैसे मैंने इसे प्रिंट किया, इसने ओ को इरेज करके सिर्फ हेल प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर क्या करता, डबल बैकस्लैश बी का मतलब यूज़ कर लूँ, तो यहाँ पर मेरा दो कैरेक्टर्स मिट जाएगा, यानी ओ और एल ये मिल जाएगा, तो सिर्फ HEL हेल्प प्रिंट करेगा ये, देखो इस तरह से। तो अगर मैं 3 यूज़ करूँ तो 3 हटा देगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट स्केप सीक्वेंस पर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है हमारा बैकस्लैश है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है और मॉडर्न टाइम्स में तो ये बिल्कुल यूज़ हो रहा है फॉर्म फिट, ठीक है, और अगर हो भी रहा है तो बहुत ना के बराबर है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बैकस्लैश एन पे बात करते हैं। लाइन फीड, लाइन फीड क्या है, ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर सपोज आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर लिख रहा हूँ मैं, दिस इज अ बुक, ओके, फुल स्टॉप, दिस बुक इज रिलेटेड टू पाइथन, ओके।
अब मुझे क्या करना है कि मैं इसे सिंपली रन करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट F2, ये रन हो गया। अब मुझे सपोज कि इसी एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के मदद से इस चीज़ को एक लाइन में प्रिंट करना है, दिस इज अ बुक को, और इस चीज़ को मुझे दूसरे लाइन में प्रिंट करना है, दिस बुक इज रिलेटेड टू पाइथन को। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, \n फॉर्मेट स्केप सीक्वेंस का मैं यूज़ कर लूँगा, और फिर मैं जैसे ही इसे रन करूँगा तो ये देखिए दिस इज अ बुक एक लाइन में आ गया और दिस बुक इज रिलेटेड टू पाइथन दूसरी लाइन में आ गया। तो \n क्या करता है, आपके कर्सर को, आपके कंट्रोल को वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है, और ये पहले प्रिंट होगा इतना विद सिंगल स्पेस भी आ रहा है, देखो यहाँ पर, यहाँ ये देखो ये सिंगल स्पेस, ठीक है, ये सिंगल स्पेस भी आ रहा है यहाँ पर, ये देखो ये सिंगल स्पेस है। तो सिंगल स्पेस के साथ ये इतना प्रिंट किया, फिर आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दिया, आपके कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट किया, और उसके बाद से ये क्या हो रहा है, दिस बुक इज रिलेटेड टू पाइथन यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है। तो \n मैंने आपको पहले भी समझा रखा था, अभी आपको ये चीज़ समझा दी गई। अब हम लोग नेक्स्ट स्किप सीक्वेंस पर चलते हैं। क्या कोई और बचा हुआ है इंपॉर्टेंट? \r ये होता है कैरेज रिटर्न। आज के टाइम पर ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। देन हमारे पास, अच्छा इसका काम मैं ऐसे बता दूं, देखिए फॉर्म फिट का भी मैं वर्क बता देता हूँ, अदरवाइज आप कहोगे वर्क भी एटलीस्ट, क्योंकि एक नॉलेज होना चाहिए फॉर्म फिट के बारे में। देखिए फॉर्म फिट का काम क्या होता था कि जब भी हम लोग इसका यूज़ करते थे तो ये हमें क्या करता था, हमारे कंट्रोल को, जिस तरह से \n क्या कर रहा है, कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में ले जा रहा है, फॉर्म फिट हमारे कंट्रोल को नेक्स्ट पेज में लेकर के चला जाता था, ठीक है। ये फाइल्स में ज़्यादा आपको यूज़ होता हुआ दिखेगा, अगर आपको कहीं दिखेगा तो ये क्या है, ये फॉर्म फिट नेक्स्ट पेज में शिफ्ट कर देता था कंट्रोल को, बस इतना ही काम है इसका। इस तरह से अगर मैं बात करूं \r की, तो जैसे ये कंट्रोल को \n नेक्स्ट लाइन में ले जा रहा है, \r क्या करता है, कंट्रोल को उसी लाइन के स्टार्टिंग में ले करके चला जाता है, उसी लाइन के स्टार्टिंग में। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको फिर भी इसका नॉलेज दे दिया है, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैं यहाँ पर देखो बिगनर्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि कंफ्यूज हो जाए वो बहुत सारे, अब जो इंपॉर्टेंट है, जो काम का है वही सीखिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है अगर मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं वो सीख लूँगा, ठीक है। आपको ये मोटिव लेकर के चलना होगा। तो अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंट हुई, अभी कभी भी आपको अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं फ्यूचर में आपको ये चीज़ सिखा दूंगा जहाँ भी इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। ऐसे इसकी ज़रूरत होने नहीं वाली है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब चलते हैं \t क्या होता है। \t बहुत ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं कर रहा हूँ प्रिंट, ओके प्रिंट, और मैं कर रहा हूँ यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। अब सपोज कि मुझे क्या करना है, मुझे हेलो वर्ल्ड के बीच में 4 स्पेसेस चाहिए। तो एक तरीका है कि 1 2 3 4 इस तरह से 4 स्पेस दे दूँ, बट इस तरह से मुझे 4 स्पेसेस नहीं देने हैं, ठीक है, इस तरह से मुझे 4 स्पेसेस नहीं देने हैं, मुझे स्केप सीक्वेंस के थ्रू देना है। तो मैं क्या करूँगा, \t दे दूँगा, और जैसे मैं ये करूँगा, ये रन कर दूँगा, और ये देखो यहाँ पर 4 स्पेसेस आ चुके हैं हेलो वर्ल्ड के। अब आप कहोगे कि ये क्या मजाक है, हम चाहते तो इस के जगह पे 4 स्पेस देते, इस \t की क्या ज़रूरत पड़ गई। देखो \t बेसिकली टैब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और अगर हमें टैब को रिप्रेजेंट करना है तो उसका क्या तरीका हो सकता है पाइथन के अंदर, अभी ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अगर आपको सपोज कि 8 स्पेसेस देने हैं, तो एक तो तरीका है कि आप 8 स्पेसेस काउंट करो। अब इसमें गलती भी हो सकती है, 1 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप 8 स्पेसेस दो। अब इसमें गलती भी हो सकती है, कभी कभी लोग 7 स्पेस दे दें। अब सपोज कि ऐसी ज़रूरत पड़ी, तो ऐसा ज़रूरत तो पड़ा नहीं है, मतलब पड़ भी सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर काउंटिंग मिस्टेक कर सकते हो, क्योंकि आपको 8 स्पेसेस देने, तो सिंपल सा तरीका ये हो सकता है कि आप 2 \t यूज़ कर लो, ठीक है। देखिए स्केप सीक्वेंसेस आपको यहाँ पर यही हेल्प करता है इसी चीज़ में। अब यहाँ पर 8 स्पेसेस आ चुके हैं, ठीक है। एक तरीका तो इसके पुराने कंपाइलर्स में ये भी था कि _ जो एक टैब होता है, टैब 4 स्पेस का होता है ना, आपको ही पता है। एक तरीका पहले के जो मतलब कुछ ID सपोर्ट करती है, हर ID सपोर्ट नहीं करती, वो क्या होता है, एक्सटेंड टैब, ठीक है। एक्सटेंड टैब का करके एक ये आता है, टैब साइज = 8। ये एक हमारे पास कह सकते हैं कि मेथड आता है, एक्सपेंड टैब्स करके, आई एम सॉरी, ये हमारे पास एक मेथड आता है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, टैब के साइज़ को 4 जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हम उसे 8 भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम हुआ, लेट मी शो, अच्छा इसकी वजह से, ठीक है। बट ये इस आईडी में काम नहीं कर रहा, इसलिए मैंने इस चीज़ पर आपसे डिस्कशन नहीं किया, ठीक है। अभी आप टैब का मतलब इतना ही समझो बेसिकली कि क्या है। टैब का मतलब है 4 स्पेसेस को प्रिंट कर देना, ठीक है।
चलिए, ये एस्केप सीक्वेंस एक और बता दिया मैंने आपको। उसके बाद और भी क्या कोई है? हॉरिजॉन्टल टैब होता है, बिल्कुल हाँ, ये हॉरिजॉन्टल टैब है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली टैब को शो कर रहा है। वर्टिकल टैब नॉट इम्पॉर्टेंट। और ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल अभी आपको उतनी समझ में नहीं, जिन्हें ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में पता है वो समझ सकते हैं, जिन्हें नहीं पता है उन्हें अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ये ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है, वहाँ पर। और ये यूनिकोड के लिए होता है, यूनिकोड कन्वर्जन्स के लिए, ठीक है। तो अभी इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने जो एस्केप सीक्वेंसेस थे जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने कवर अप कर लिया है। जो एस्केप सीक्वेंसेस बाद में अगर हमें फ्यूचर में लेंगे तो मैं वो ज़रूर कवर करूँगा, आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। अभी ये हमारे इंपॉर्टेंस का नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं कमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो कमेंट्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। कमेंट्स बेसिकली वो लाइन्स होती हैं एक कोड के अंदर जिन्हें इंटरप्रेटर इग्नोर करता है, ठीक है। इंटरप्रेटर जिन्हें इग्नोर कर देता है, ठीक है। दीज लाइन्स आर इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रेटर। जो कमेंटेड लाइन्स होती है वो इग्नोर होती है। जैसे मैंने ये क्या किया, ये सारे लाइन्स को तो मैंने कमेंट ही किया है ना, मैंने पहले भी कमेंट बता रखा था, इसलिए मैंने पहले कमेंट बता रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कमेंट कर दिया। और मैंने आपको बोला नहीं कि मैं कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले कुछ लेक्चर्स में आपको कमेंट के बारे में बता रखा है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली मैं एक बार उस चीज़ को रिवाइज करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर कमेंट्स कैसे हो रही हैं, तो कमेंट्स वो लाइन है जिन्हें इग्नोर कर रहा है पाइथन। मतलब जब हम कोड को प्रिंट कर रहे हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट लिख रहा हूँ और मैं लिखता हूँ 2+2 और वेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सपोज 4, ठीक है। और मैं इसे रन करता हूँ तो ये 2+2 इज इक्वल टू 4 हमारा प्रिंट हो गया। ये सारी चीज़ें प्रिंट हुई क्या? नहीं, इन सारी चीज़ों पर तो ध्यान भी नहीं दिया पाइथन के इंटरप्रेटर ने। तो ऐसे लाइंस, कोड्स के ऐसे लाइंस जिन्हें इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है एग्जीक्यूशन के टाइम पर, उन लाइंस को ही हम कमेंट्स कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में यही है। तो इन्हें ये इग्नोर कर रहा है, इन्हें ये वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है। सिर्फ विदाउट कमेंटेड लाइंस को ही ये एग्जीक्यूट करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये यूज़र के काम के होते हैं, ठीक है। ये यूज़र के लिए अच्छे होते हैं कि आपको प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, आपको पता चले कि आपने कब कहाँ क्या किया था। बट इससे इंटरप्रेटर को, प्रोग्राम को कोई मतलब नहीं होता, प्रोग्राम इसे इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो अब कमेंट करने के हमारे पास तरीके होते हैं। अच्छा, कमेंट करने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क के साथ जो स्लैश होता है वो हम जैसे प्रेस कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इसको ये कमेंट कर देता है, ठीक है, किसी भी लाइन को। अब कमेंट जो होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं पाइथन में। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट। अगर मुझे सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो वो मैं किस तरह से लिखता हूँ, इस तरह से हैशटैग से, सिंगल हैशटैग डबल हैशटैग का यूज़ करके किस तरह से आप इसे लिख सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि ये है मेरा सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अब मुझे डबल लाइन कमेंट देना है, ट्रिपल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम लोग ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मल्टी लाइन, ठीक है, और कमेंट। अब मैं इसे रन करूँगा तो क्या ये रन होगा? बिल्कुल रन नहीं होगा। इस पर वो ध्यान भी देगा इंटरप्रेटर, इसे वो एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही नहीं, मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए, ये मैं करूँगा, इसे सिंगल लाइन कमेंट बनाना है तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और ये देखिए हैशटैग से स्टार्ट हो गया है, सिंगल लाइन कमेंट बन गया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैं करूँ, और मैं इसे ट्रिपल डबल कोट्स के माध्यम से भी लिख सकता हूँ सिंगल लाइन कमेंट्स को, ठीक है। मैं रन कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट बना सकते हैं, और इस तरह से हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स बना सकते हैं। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी कुछ लोगों को होता है कि मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना है। जैसे मुझे लिखना है स्ट्रिंग, और मैं स्ट्रिंग में क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग सपोज की मल्टी लाइन, ठीक है। तो स्ट्रिंग मल्टी मैं कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग करना है। तो मल्टी लाइन कमेंट्स जो होते हैं वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग की तरह यूज़ हो सकते हैं। जैसे अगर मैं क्या करूँ, किसी को भी आप उठा कर डाल सकते हो, मैं सिंगल कोट वाले को भी डाल रहा हूँ, और मैं इसमें मैंने डाल दिया। अब क्या होगा कि जब भी मैं चाहूँ प्रिंट स्ट्रिंग मल्टी, और जैसे मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट F10, तो ये देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग की तरह ये प्रिंट हो गया। तो मल्टी लाइन कमेंट्स को हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग की तरह भी यूज़ करके किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, ठीक है, और फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया। अब आते हैं कॉन्स्टेंट्स। देखिए क्या होता है कुछ लैंग्वेजेस में, ठीक है। ये सारा एकदम प्रैक्टिकल टॉपिक है, मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझाऊँ। अब बात है कि आपको इसकी थ्योरी चाहिए, तो थ्योरी कैसे मिलेगी, क्योंकि थ्योरी भी ज़रूरी है। तो थ्योरी के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप एकदम सिंपली देखो एस्केप सीक्वेंसेस का डेफिनेशन,
क्या होता है एस्केप सीक्वेंसेस। लिस्ट तो आपको पता ही है कि कैसे निकलना है, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा पूरा का पूरा। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कमेंट का चाहिए होगा डेफिनेशन, कमेंट का डेफिनेशन ऐसे कुछ नहीं है। दोज लाइन्स ऑफ द कोड विच आर इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर आर कॉल्ड कमेंट। अब सिर्फ इंटरप्रेटर की बात नहीं है, अगर आपको किसी भी लैंग्वेज के लिए करनी है तो आप कह सकते हो कि दोज लाइन्स और बेसिकली दोज लाइन्स और स्टेटमेंट्स ऑफ द कोड विच आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर आर कॉल्ड कमेंट्स, सिंपल भाषा में। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इन सारी चीज़ों का डेफिनेशन दे दूंगा कि स्केप सीक्वेंसेस का डेफिनेशन क्या है। स्केप सीक्वेंस का डेफिनेशन के बाद मैं उसके लिस्ट का लिंक दे दूंगा। देन मैं आपको कमेंट का डेफिनेशन और उसका भी लिंक दे दूंगा। फिर मैं आपको कॉन्स्टेंट्स का डेफिनेशन और उसका भी लिंक दे दूंगा। आप चिंता मत करें, आप एकदम ईजिली समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स का ऐसे लिंक क्या देना, लिंक तो इनका नहीं देना, मुझे सिर्फ लिंक देना है इसका स्केप सीक्वेंसेस का, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टेंट्स क्या होता है समझिएगा। तो कॉन्स्टेंट कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, सपोज एक पाइथन में मैंने वेरिएबल बनाया 78। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वेरिएबल को ऐसा करूँ कि मैं इसे फिक्स कर दूँ कि अगर कोई भी इसे चेंज करने की कोशिश करे तो वो चेंज ना कर पाए, ठीक है, कोई भी इसे चेंज ना कर पाए। जैसे ये C और C++ में काफ़ी होता है कि वहाँ पर कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स बनाते हैं और एक वैल्यू उसे अलोकेट कर देते हैं, और फिर जैसे कोई अगर उसे, जैसे यहाँ पर मैंने किया, अब जैसे उसे कोई चेंज करने की कोशिश करेगा ना, जैसे उसे 45, अगर सपोज कि मैंने ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाया और अगर इसे कोई चेंज करने की कोशिश करेगा C++ जैसे लैंग्वेजेस में या जावा जैसे लैंग्वेजेस में, तो क्या होगा कि वो जैसे चेंज करने की कोशिश करेगा एरर मिल जाएगा कि यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, यू कैन नॉट चेंज दिस वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। तो आप इस वेरिएबल के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो, वहाँ पर एक हमें एरर मिल जाता है। हम अगर चाहते हैं कि पाइथन में भी हम कुछ वैसा ही करें, यानी कि पाइथन में भी हम एक वेरिएबल बनाएं और उस वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करें, तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसे ही वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट कहते हैं बेसिकली, मतलब कि वो वेरिएबल जिनकी वैल्यूज़ को चेंज ना किया जा सके। अब हम पाइथन में भी कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो क्या ये कर सकते हैं हम? नहीं, पाइथन में इस तरह से कांस्टेंट्स नहीं बनते हैं, ठीक है। पाइथन में कांस्टेंट्स नहीं बनते हैं। पाइथन में कांस्टेंट्स अगर आपको बनाने हैं तो देखिए एक कन्वेंशन फॉलो होता है जो कि डेवलपर्स करते हैं, ताकि आप डेवलपर्स को बता दो कि भाई ये मेरा कोड है, तुम इसमें जो है चेंजेस मत करना, ठीक है। इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज मत करना, क्योंकि मैं इसे कांस्टेंट बनाना चाहता हूँ। वो चाहे तो चेंज कर सकता है, बट आप उसे इंडिकेट करना चाहते हो कि ये कांस्टेंट वेरिएबल, तो आप कैसे कर सकते हो? एक कन्वेंशन चला आता है, वो कन्वेंशन कहता है कि इफ़ यू हैव टू यूज अ कांस्टेंट in Python so that the other to indicate the other developers that this value is going to be always fixed, then you can use what, you can write the name of the variable in capital letters। मैंने क्या कहा, जो हिंदी बोलने वाले हैं वो समझे ऐसे कि अगर आपको कभी भी पाइथन में कांस्टेंट वेरिएबल्स बनाने हैं, यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज ना की जा सकें, तो उन वेरिएबल्स को बनाने के लिए आपको एक कन्वेंशन यूज़ करना होता है, जो कि होता है कि आप उस वेरिएबल का नाम जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिख दो। जैसे वैर मैंने लिख दिया, ठीक है, और मैंने बना दिया एक वेरिएबल, और मैंने कहा कि अब इसकी वैल्यू चेंज मत करना, कहोगे ठीक है, लो मैंने चेंज कर दिया। अभी मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ वैर गेट, मैंने किया सॉरी वैर किया प्रिंट, और फिर मैंने कह दिया कि लो ये वैर जो है ये मैंने चेंज करके 78 कर दिया। फिर मैंने कर दिया वैर को प्रिंट, कंट्रोल शिफ्ट F10 किया, और ये देखिए ये चेंज हो गया सर। अब आप कहोगे कि ये चेंज हो गया भैया, ये तो चेंज कर दिया मैंने, कहाँ रूल लगा? तो बेसिकली मैंने आपको क्या कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट कर रहा है दूसरे प्रोग्रामर्स को, दूसरे कोडर्स को ये इंडिकेट करेगा कि आप इसकी वैल्यू को चेंज मत करना। चेंज तो किया ही जा सकता है, मैंने कहा कि कांस्टेंट यहाँ पर बनाया ही नहीं जा सकता, आप इसे चेंज कर सकते हो। और कांस्टेंट अगर बनाना है तो उसके लिए भी एक तरीका होता है, जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू जब हम देखेंगे वहाँ पर मैं अगर आप को बताऊंगा कि कैसे हम कांस्टेंट बना सकते हैं अपने काम चलाने के लिए। बट रियलिटी में इस तरह से कांस्टेंट्स यहाँ पर बनाए नहीं जा सकते पाइथन में। बट एक कन्वेंशन है कि अगर आप कैपिटल लेटर में वेरिएबल का नाम लिख रहे हो तो उसे पाइथन डेवलपर्स एज अ कांस्टेंट कंसीडर करके चलते हैं, और उसकी वैल्यू वो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। वो समझ जाएंगे कि आपने उन्हें इंडिकेट किया है कि ये मैं कांस्टेंट रखना चाहता हूँ, तो इसकी वैल्यू को चेंज मत करना। बस ये दूसरे लोगों को समझाने के लिए है, ठीक है, जबकि इसे हम चेंज कर सकते हैं। समझ गए? क्लियर? तो ये था हमारे स्केप सीक्वेंसेस, कमेंट्स और कॉन्स्टेंट्स का कंसेप्ट पाइथन के अंदर। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको यहाँ पर कहीं भी कोई भी डाउट है ना, तो आप मुझे एकदम क्लियरली बताना, मैं सारे डाउट्स को आंसर करूँगा, और जो भी डेफिनेशंस रिक्वायर्ड है वो सबका सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से उन डेफिनेशन को देख लेना,
ठीक है। और इसका कोई भी असाइनमेंट नहीं होने वाला इस लेक्चर का। और अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप क्या करना कि जितने भी स्केप सीक्वेंसेस मैंने बताए हैं उन स्केप सीक्वेंसेस को आप यूज़ करके आप देख लेना, ठीक है। मतलब जो भी कोड मैंने किया है आप मेरे साथ कोड कर लेना ड्यूरिंग दिस, जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे, और एक एक करके सारे स्केप सीक्वेंसेस को यूज़ कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जहाँ आपको जैसे जो भी यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस लेक्चर को ओवर करता हूँ। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चीज़ों को, ठीक है। तो थैंक यू, और इसी के साथ मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 6 में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।